7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का में सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने एक ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे मक्का जॉइंट डेटरेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने इंडियन बॉर्डर पर 250 चाइनीज मेड SS-15 हावित्ज़र गन्स तैनात करी है, जिनकी रेंज लगभग 70 से 75 किलोमीटर तक की है। और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो चाइना अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 पाकिस्तान को देने की प्लानिंग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप लंच पर बुलाते हैं, उनकी सबके सामने प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक कहते हैं। अगर इन सभी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट को पाकिस्तान के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के साथ जोड़कर देखा जाए तो ये आपस में एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका परिणाम सिर्फ एक ही है और वह है युद्ध। पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिकल सिस्टम का ये पैटर्न रहा है कि जब भी देश के अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो वह किसी न किसी रूप से इंडिया के साथ किसी कन्फ्लिक्ट में जाना चाहते हैं। और अब इस कन्फ्लिक्ट के आसार और ज़्यादा लग रहे हैं जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स खासकर ट्रंप और चाइना उसे ओवर कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं कि अगर वह इंडिया के साथ लड़ाई करता है तो वे उसके साथ खड़े हैं। और अमेरिका के थिंक टैंक CFR से लेकर पाकिस्तानी थिंक टैंक तक यह मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अगले 12 से 24 महीने में एक किसी न किसी रूप के युद्ध होने की पूरी आशंका है। आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि क्या पाकिस्तान एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, और अगर वह तैयारी कर रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित मैठानी और आप देख रहे हैं धर्म नीति, जहां हम बात करते हैं राजनीति से राज धर्म तक। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के ही अंदर घट रहे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। हाल ही में 11 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। जुलाई 2026 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह कहा था कि बलूचिस्तान की लगभग 70 से 80% ज़मीन पर अब बलूच लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है और आज से 4 दिन पहले वह अपना इंडिपेंडेंस डे तक मना चुके हैं। उसके अलावा POK में हाल ही में जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, लोग सफ़ेद झंडा लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आर्मी और पुलिस प्रशासन उनके ऊपर अंधाधुंध गोली फायर करता है, फॉरेन मीडिया को रिपोर्ट करने से बैन कर दिया जाता है। और इन सब से भी ऊपर इंडिया ने पिछले साल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था और अमित शाह खुद यह बयान दे चुके हैं कि अब यह ट्रीटी किसी भी हालत में रिस्टोर नहीं होने वाली। तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत यही आ जाती है कि उनका 90% एग्रीकल्चर इंडस और उसकी सहायक नदियों पर ही डिपेंड है। और अगर इंडिया इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को अपने ही देश के अंदर मोड़ने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के पास पानी जैसी एक नेसेसिटी की भी कमी हो सकती है, जिसके चलते वह खुद यह बयान बार बार दे चुके हैं कि पानी के लिए वह जंग करने के लिए हमेशा रेडी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को पावर में इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुके हैं कि उनके पास इस समय पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है जितनी कभी जियाउल हक तक के पास नहीं थे। पाकिस्तान के सामान्य लोगों का अपनी ही आर्मी और पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वास उठ रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। इमरान खान, जिसे कितने सालों से जेल में बंद किया गया है, उनके सपोर्टर आज तक सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं। और इसके अलावा बलूच और तालिबान आए दिन वहाँ पर कितने आतंकवादी हमले करके रहते हैं, वह बात आपसे और हमसे किसी से छुपी नहीं है। तो इतनी सारी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का वहाँ की आर्मी और पॉलिटिकल रेजिम के पास एक ही आंसर बनता है कि अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा, और वह डाइवर्जन होगा इंडिया के साथ युद्ध करना। तो इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स उन्हें इस बात के लिए विवश करती है कि वह इंडिया के साथ किसी न किसी रूप का कन्फ्लिक्ट करे ही करे। लेकिन इस आग में घी का काम कर रही है उनकी इस समय की फॉरेन पॉलिसी। मक्का जॉइंट डेटरेंस एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात करी, इसके अंतर्गत ये तीनों देश एक दूसरे के ऊपर हुए हमले को खुद के ऊपर हमला मानेंगे और उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। कुछ लोग इसे मुस्लिम नेटो की शुरुआत तक कह रहे हैं, लेकिन नेटो और इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। नेटो का एग्रीमेंट पूरी तरह से पब्लिक है, जिसके सभी कंडीशंस और क्लोज पब्लिकली अवेलेबल हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं किया गया है। यानी कि जितनी भी खबर हमारे पास है वे सब सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के द्वारा बताई गई खबरें हैं। तो ये ग्राउंड पर कितना असर करेगी यह देखने वाली बात होगी। और इससे भी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान बेशक से इस एग्रीमेंट को अपनी लेवरेज की तरह समझ रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये एग्रीमेंट इंडिया को नहीं बल्कि ईरान को माइंड में रखकर बनाया गया है। पाकिस्तान और सऊदी पिछले साल सितंबर में ही एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत भी सेम यही बात कही गई थी कि एक पर हमला को दूसरे पर हमला, और यह उन्होंने किया था जब ईरान ने कतर के दोहा पर हमला कर दिया था। लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद भी हमने देखा कि ईरान ने और हूतीस रेबल्स ने सऊदी पर हमला किया
और पाकिस्तान ने इन दोनों के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। सिमिलरली पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने हमला किया और सऊदी ने तालिबान के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। यानी हम पहले भी देख चुके हैं कि एग्रीमेंट होना अलग बात है और उसका ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन होना अलग बात है। हालांकि टर्किश सोर्सेज का यह कहना है कि यह एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव और एक कोऑर्डिनेशन का एग्रीमेंट है और यह किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट नहीं करता। और अगर हम इंडिया और सऊदी के बढ़ते हुए ट्रेड और रिलेशंस को देखें तो यह बात साफ समझ में आती है कि सऊदी इंडिया से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा और ना ही वह पाकिस्तान की वजह से इंडिया से लड़ाई करना चाहेगा। सऊदी इस एग्रीमेंट को सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि सऊदी बेशक से दुनिया में वेपन्स का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में उसकी रैंक बहुत ही नीचे हटी है। और इसका कारण यही कि इवन दो उनके पास अत्याधुनिक वेपन्स तो हैं, लेकिन उनकी आर्मी और उनकी एयरफोर्स इत्यादि उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, जिस वजह से सऊदी को आए दिन ईरान का खतरा सताया रहता है, जिस वजह से वह अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और तमाम अन्य देशों के साथ इस तरह के प्रबंध करता रहता है ताकि ईरान के साथ फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में बाकी दुनिया उसका साथ दे सके। उसके अलावा चाइना, जो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा सपोर्टर कंट्री बन के उभरा है पिछले इतने सारे सालों में, उसका सिर्फ सिंपल सा एक कारण है, क्योंकि चाइना के ये इंटरेस्ट में है कि इंडिया उसकी तरह ग्रो ना कर सके, इंडिया चाइना की तरह सुपर पावर ना बन सके। और चाइना यह समझता है कि एक डायरेक्ट इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट दोनों देशों को नुकसान ही करेगा। इसलिए चाइना के ये इंटरेस्ट में है कि किसी न किसी रूप से इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहे, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी आगे ना बढ़ सके और वह फ्यूचर में चाइना के सामने चैलेंज ना प्रस्तुत कर सके। और यही सेम मानसिकता अमेरिका की भी है। यूएसए का भी लॉन्ग टर्म यही प्लान है कि इंडिया एक मिडिल पावर या एक रीजनल पावर तक सीमित होकर रहे और इंडिया फ्यूचर में कभी इतना ग्रो ना कर जाए कि इंडिया यूएसए को चैलेंज दे सके। तो सवाल यही आता है कि जब पाकिस्तान के पास चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज़ का सपोर्ट है, तो आखिर इंडिया कहाँ खड़ा है? तो क्या इंडिया भी इनफ प्रिपरेशन कर रहा है पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए? तो इसका जवाब भी होगा जी हाँ। इंडियन इंटेलिजेंस भी इस बात को अप्रूव करती है कि आने वाले 1 से 2 सालों में, खासकर 2027 में, इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए इंडिया भी यह पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि किसी भी तरह के टेररिस्ट अटैक को एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। हालांकि इंडिया किसी भी तरह की डिफेंस अलायंस और ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही जॉइंट मक्का डेटरेंस एग्रीमेंट साइन होता है, नेतन्याहू नरेंद्र मोदी को फ़ोन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी होती है कि वह इस एग्रीमेंट पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया के साथ एक अलायंस ऑफ हेक्सागन बनाने चाहते हैं, जिसमें इंडिया और इजराइल के अलावा वे ग्रीस, साइप्रस, यूएई और अन्य किसी अरब या फिर अफ्रीकन देश को शामिल करना चाहते हैं। हालांकि इंडिया किसी भी तरह की डिफेंसिव अलायंसेस को कभी सपोर्ट नहीं करता है और ना उसने कभी पास्ट में ऐसा किया है। उसके बावजूद भी इंडिया जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है और वह अपने डिफेंस रिलेशंस बहुत सारे देशों के साथ एक समय पर बिल्ड कर रहा है, जैसे कि फ्रांस, इजराइल, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया अमेरिका की हिपोक्रेसी से भली भांति परिचित है, इसलिए इंडिया इस बात को समझता है कि अब आवश्यकता है कि इंडिया अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करे, अपने खुद के मेड इन इंडिया वेपन्स और फाइटर जेट्स बनाए। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में यह दिखाया भी कि इंडियन वेपन जैसे कि आकाश तेल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि कितनी ज़्यादा मिलिटरली एडवांस और प्रिसाइज हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर और ईरान यूएसए वॉर ने दुनिया भर को एक चीज़ सिखा दी है कि आने वाले युद्ध अब 11, 12, 14 दिन के युद्ध नहीं होंगे, बल्कि वे सालों साल चलने वाले ऐसे युद्ध होंगे तो लॉन्ग टर्म तक बड़े देश को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पाकिस्तान यह चाहेगा कि इंडिया के साथ युद्ध जितना ज़्यादा हो सके उतना लंबा खींचे, क्योंकि जितना लंबा युद्ध खींचेगा वह इंडिया की इकोनॉमी को, हमारे इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा हर्ट करेगा। और इंडिया के पक्ष में यही है कि इंडिया जितना जल्दी हो सके, कम से कम समय और कम से कम नुकसान के साथ युद्ध को इतनी स्विफ्टली और स्मूथली ख़त्म कर सके कि पाकिस्तान 1971 की तरह ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों और अलग अलग इक्विपमेंट के बीच में होने वाले वॉर ही नहीं रहे हैं, बल्कि अब मॉडर्न वॉरफेयर पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आज के समय में जितना ज़्यादा वॉर ज़मीन पर लड़ा जाता है, उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और आंदोलनों के माध्यम से भी लड़ा जाता है, जिसे हम नरेटिव वॉरफेयर कहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी इंडिया ने बेशक से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यह बात हमें स्वीकार करनी होगी कि पाकिस्तान नरेटिव वॉरफेयर में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे निकला।
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बार बार पाकिस्तान के समर्थन में आकर यह कहना कि इतने फाइटर जेट गिर गए, इतने फाइटर जेट गिर गए, इंडिया के नैरेटिव वॉरफेयर को कमज़ोर बनाता है। तो ये सब चैलेंजेस इंडिया को आने वाले समय में फेस करने ही होंगे कि किस तरह से इंडिया अपने नैरेटिव वॉरफेयर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान को छोटा या कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी, हमारे बड़े और एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, उसके अलावा हमें अपने 5th और 6th जनरेशनल फाइटर जेट पर भी जल्द से जल्द कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर चाइना हमसे पहले पाकिस्तान को 5th जनरेशनल अपने फाइटर जेट दे देता है तो यह पाकिस्तान को इंडिया के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी एज दे देंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान टर्की की कोऑपरेशन से अब बहुत ज़्यादा ड्रोन स्मॉर्म वॉरफेयर की तरफ भी बढ़ रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय में इंडिया ने अपने आकाश तेज सिस्टम की मदद से यह दिखाया था कि वह हर तरह के ड्रोन को शूट डाउन कर सकता है, लेकिन फिर भी इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता कि ड्रोन युद्ध का भविष्य है। और इससे निपटने के लिए इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके विकास करने की आवश्यकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि मक्का जॉइंट डेटरेंस एग्रीमेंट ग्राउंड लेवल पर कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? फ्यूचर के इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध का क्या परिणाम होगा? क्या इस बार इंडिया पीओके को वापस ले पाएगा? क्या पाकिस्तान के इस बार 4 टुकड़े हो जाएंगे और बलूचिस्तान अलग देश बनेगा? कश्मीर इंडिया का हिस्सा होगा? खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा बनेगा और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध तक सिमट कर रह जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली वीडियो आप मेरी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सुमित मैठानी और आप देख रहे थे धर्म नीति।